एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला। बिल्कुल नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, साथ ही साथ होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। लेकिन नया सवेरा में आज के इस अंक का आरंभ करेंगे हम हमारे खास सेगमेंट सुभाषित से। आबद्धा मानुषाः सर्वे निबद्धाः कर्मणोर्द्वयोः दैवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते। बिल्कुल, और इस सुभाषित का अर्थ है कि मनुष्य भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दो के कर्मों द्वारा ही बंधे हुए कहे गए हैं। इन दो के अतिरिक्त वो किसी अन्य बंधन में बंधे हुए नहीं कहे गए हैं। तो ये था आज का सुभाषित, आज का सुविचार। और इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास बुलेटिन की। और सबसे पहले देखते हैं सुबह की टॉप स्टोरीज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल हमास संघर्ष पर आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट होने का किया आह्वान। कहा, इससे निर्दोष लोग नहीं होने चाहिए प्रभावित। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल दौरे पर शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। बाइडेन ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन को समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने का हक। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। और देश भर में आज मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे का त्योहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं, चलिए देश भर से कुछ खास अहम खबरें। और बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सारे विश्व को एकजुट होना चाहिए, लेकिन इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए कि निर्दोष लोग इससे प्रभावित ना हों। असम के तेजपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की भी जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी देश पर संकट आया हो तब लोगों को सुरक्षा देने का काम भारतीय सेना के जवानों ने किया है। उन्होंने कहा कि हम सब इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि देश पर यदि कोई संकट आएगा तो हमारी सेना के जवान उसका सामना करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वहीं इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष के बीच हमास ने कहा कि उसने मिस्र और कतर के मध्यस्थता प्रयासों से 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर रिहा कर दिया है। ये दोनों उम्रदराज इजरायली महिला हैं। रिहा की गई महिलाएं गजा से मिस्र जाने के लिए राफा क्रॉसिंग भी पहुंच गई हैं। हमास ने इससे पहले इजरायली क्षेत्र में किए गए हमले के करीब 2 सप्ताह बाद शुक्रवार को एक अमेरिकी माँ बेटी को भी रिहा किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग बंधक बनाए गए थे।
तो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल के दौरे पर, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की इस यात्रा का उद्देश्य इजराइल के साथ एकजुटता दिखाना भर नहीं है, बल्कि वो तनाव को रोकने, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और दो देशों के समाधान का व्यवहारिक प्रस्ताव रखेंगे। इजरायली क्षेत्र पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 30 फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे, जबकि 7 लापता हैं। इनमें से एक हमास द्वारा जारी वीडियो में जानकारी नहीं है। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 राष्ट्र समाधान की बात दोहराई है। जो बाइडेन ने कहा कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम शांति के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। इजराइल और फिलिस्तीन समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने के हकदार हैं। इजराइल और गाजा का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज संघर्ष का 18वां दिन है। संघर्ष के मैदान से डीडी न्यूज पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। संघर्ष में अभी क्या जारी है, ये जानने के लिए देखते हैं यरूशलेम में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये रिपोर्ट। कल सारी रात इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करता रहा। इजराइल ने अपनी मिलिट्री कैंपेन और इंटेंसिफाई कर दी है, तीव्र कर दी है। पर यहां यह सवाल पूछा जा रहा है कि इजराइल की जमीनी फोर्सेस गाजा पट्टी के अंदर जाएंगी, और अगर जाएंगी तो कब? पर अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होगा सिविलियन काउंट और बढ़ेगा। पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए अंदर जाना इसलिए भी जरूरी है कि उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना, वो क्लोज कॉम्बैट के बगैर अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये दुविधा बनी हुई है कि क्या वो अपनी फोर्सेस को अंदर जाने की हरी झंडी दे, क्योंकि वेस्टर्न लीडर्स लगातार टेल अवीव में आ रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेशराइज कर रहे हैं। यहाँ जर्मन चांसलर आए, यूके के प्रधानमंत्री आए, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, कल नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री आए और आज फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं कि आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस लेके अंदर मत जाइएगा, क्योंकि उससे ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर सकती है और दूसरे नॉन स्टेट प्लेयर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जंग का रुख कंप्लीटली बढ़ सकता है या बदल सकता है। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ा संकट का वक्त है। कल उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि प्रधानमंत्री, आईडीएफ के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर सभी एकजुट हैं और इस समस्या और मीडिया में जो ऐसी खबरें आ रही हैं वो गलत हैं। ये साफ संकेत है कि यहाँ आग युद्ध का आगे का रुख क्या हो, इस पर सरकार के बीच में मतभेद हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम। आइए अब जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से, जो यरूशलेम में मौजूद हैं। अमृतपाल, तेल अवीव में लगातार पश्चिमी देशों के नेता पहुंच रहे हैं। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा के आखिर क्या कुछ मायने हैं और इससे इजरायली सरकार पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ये लगातार जो वेस्टर्न लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, इनका मकसद टू स्टेटेड है, टू प्रोंग्ड है। एक, बेंजामिन नेतन्याहू को और इजराइल की सरकार को कहना कि आप सिचुएशन को एस्केलेट ना होने दें, आप ऐसे कदम उठाएं कि जिससे सिविलियन जो कैजुअलिटीज़ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा, उससे खतरा है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो आप ऐसे कदम ना उठाएं कि जिससे ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। बाहर आके वो ज़रूर पब्लिकली कहते हैं कि हम इनके इजराइल के साथ हैं, जो कि वो साथ हैं भी, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट है और इजराइल इनको दो टूक बता
बता चुका है कि हम अपनी मिलिट्री कैंपेन बंद नहीं करेंगे, हम हवाई हमले करेंगे, हम इसे और तीव्र करेंगे और तेज करेंगे। पर इन पर ये प्रेशर जरूर बन रहा है कि जो सिविलियन अकाउंट जो ऊपर जा रहा है डेथ्स का, इंजर्ड का, वो कैसे कम किया जाए। तो ये कवायद है पूरी इन वेस्टर्न लीडर्स की। और दूसरी है कि ग्राउंड असॉल्ट अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार करती है तो सिविलियन काउंट ऊपर जाता है, तो उससे खतरा है कि ये जो इसका स्पिल ओवर रीजन में हो सकता है, ईरान कूद सकता है, हिजबुल्लाह फ्रंट खोल सकता है, तो फिर जो युद्ध का रुख है वो पूरी तरह बदल जाएगा। तो दुनिया अब ऑलरेडी एक जंग से जूझ रही है और दूसरी जंग में नहीं जाना चाहती। तो इसलिए ये वेस्टर्न लीडर्स क्लोज डोर्स के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू पर ये प्रेशर बना रहे होंगे। और दूसरा कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो अभी जा रही है वो बहुत कम है, उससे बहुत ज्यादा चाहिए। यूएन चीख चीख के कह रही है कि ये एड काफी नहीं है। तो इजराइल पर एक प्रेशर होगा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो गजा में अनफोल्ड कर रहा है उसके समाधान के लिए कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाने की कवायद शुरू हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी और अपडेट्स लेने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार नया सवेरा पे जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर का, जहां पर आरएसएस का एक कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किया जा रहा है। आज दशहरे का पर्व है और दशहरे के पर्व पे शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम। संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिशिर, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आपको। और ये कार्यक्रम की तस्वीरें जो हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि हर साल विजयदशमी के इस पावन पर्व पर आयोजित किया जाता है आरएसएस की तरफ से। शिशिर। बिल्कुल, हालांकि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दशहरे के दिन हुई थी और तब से लेकर आज तक निरंतर, हालांकि 98वीं वर्षगांठ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो ऐसे में एक कार्यक्रम की श्रृंखला होती है जिसके तहत ये पूरा कार्यक्रम होता है। और पिछले कई सालों से इसी तरह से जो है ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अगर दिन की शुरुआत करें तो सुबह पथ संचलन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया जाता है। नागपुर शहर में जो है अलग अलग हिस्से में पथ संचलन घूमता है और फिर रेशिम बाग के जो मैदान है यहाँ पर ये पथ संचलन पहुंचता है। उसके बाद यहाँ पर जो है गीत गाया जाता है, समूह गीत गाया जाता है। और उसके बाद जो है हम देख पा रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरों में की शारीरिक कवायद यहाँ पर की जाती है। और अंत में हम देख पाएंगे कि सरसंघचालक मोहन भागवत का उद्बोधन होता है। तो ये अगर देखा जाए यही सिलसिला पिछले 98 सालों से लगातार
चला आ रहा है। और खास तौर पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यक्रम का देखिए तो उनकी अगर एनुअल जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है, वार्षिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो है विजयादशमी का उत्सव सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है। और यहाँ पर हालांकि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो मशहूर सिंगर पद्मश्री शंकर महादेवन जो है इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग जैसे मैंने कहा कि कार्यक्रमों की श्रृंखला होती है, विजयादशमी के दिन जब ये त्योहार मनाया जाता है, तो ऐसे में इस वक्त इस शारीरिक कवायद जो है वो रेशम बाग मैदान में चल रही है। और अंत में जैसे मैंने कहा कि उद्बोधन होता है सरसंघ चालक का, तो ऐसे में सभी निगाहें जो ये होती है कि किस प्रकार से संघ का अगला रुख होगा, संघ जो दिशा क्या होगी, इस पर जो है सरसंघ चालक जो है अपना मत रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो ऐसे में जो संघ के स्वयंसेवक है वो और साथ ही साथ बाकी लोग भी उनको बेसब्री से इंतजार होता है कि कौन से मुद्दों को जो है सरसंघ चालक जो उसका जिक्र करेंगे, किस प्रकार के आने वाले समय में जो है संघ काम रहेगा, कार्य रहेगा। एक दिशा दर्शक जो है एक भाषण जो है वो यहाँ पर होता है। तो ऐसे में ये जैसे मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण अगर देखा जाए वार्षिक कार्यक्रमों के संघ में से ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी बिल्कुल शिशिर, जिस तरह से हम जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के तौर पर विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है, और आरएसएस को भी हम जानते हैं कि अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने कामों के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में जो प्रभु श्री राम के जो मॉरल्स हैं उसे आगे लोगों तक पहुंचाने की दिशा में भी आरएसएस के कई कार्य और इस तरह के प्रोग्राम्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए हालांकि आज का जो कार्यक्रम विजय अगर देखा जाए दशमी का उत्सव जो है सिर्फ नागपुर में नहीं बल्कि संघ के अन्य शाखाओं में भी ये उत्सव मनाया जाता है। और ऐसे में जैसे मैंने कहा कि एक श्रृंखला कार्यक्रमों की होती है, पथ संचलन होता है, शारीरिक कवायद की जाती है, समूह गीत गाया जाता है। तो ये कहेंगे कि अनुशासन तरीके से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है संघ द्वारा किया जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें शस्त्र पूजन भी होता है। संघ का मानना है कि जिस प्रकार से हमारे शास्त्र है और शस्त्र है, दोनों की भी जो है समाज को जरूरत होती है। अगर शास्त्र अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज जो है वो काफी अच्छा रहेगा, विचारों में उनकी वृद्धिगत होगी। वही दूसरे अगर देखा जाए शस्त्र जरूरत पड़ने पर जो है हमें शस्त्रों का भी उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे में जैसे मैंने कहा कि शस्त्र पूजन जो है आज के कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा होता है। हालांकि कुछ ही मिनटों पहले सरसंघ चालक द्वारा जो है शस्त्र पूजन जो है वो यहाँ पर संपन्न हुआ और अब जो है बाकी अन्य कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे में आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से समाज को किस प्रकार से किन चीजों से बचना चाहिए, समाज में कौन सी चीजें वृद्धिंगत होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर जो है सरसंघ चालक जो है अपना विचार और अपना मत रखते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से समाज आगे बढ़ना चाहिए और स्वयं सेवकों की क्या उसमें भागीदारी होगी, उनका क्या रोल होगा, किस प्रकार से वो भी जो है समाज को जो है कि और बेहतर बनाने के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर जो है सरसंघ चालक अपनी राय रखते हैं। जी बिल्कुल, सरसंघ चालक के संबोधन को सुनने के लिए तो खैर सभी जो है उत्साहित है ही कि हर बार जब भी वो संबोधन देते हैं तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी जरूर कहते हैं जो समाज को एक नई दिशा देने वाली होती है। मुख्य अतिथि जो है शंकर महादेवन जी हैं, ऐसे में उनकी वाणी से भी कुछ सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए हालांकि हर साल जो है इस कार्यक्रम के लिए, विजयादशमी के पर्व कार्यक्रम के लिए संघ जो है अनेक गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाता है, फिर चाहे वो अलग अलग फील्ड से हो। जैसे हमने देखा कि इस मंच पर अगर पिछले इतिहास में अगर देखा जाए तो राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ वैज्ञानिक भी यहाँ पर आ चुके हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति भी यहाँ पर आ चुके हैं और आज हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पद्मश्री गायक शंकर महादेवन भी यहाँ पर होंगे। तो ऐसे में संघ का अगर देखा जाए तो एक विचार होता है कि अलग अलग जो है क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जो है उनका उद्बोधन यहाँ पर हो और उनके विचार जो है स्वयं संघ को जो है सुनने मिले, जो स्वयं सेवक उनको सुनने मिले कि किस प्रकार से आगे कार्य करना चाहिए। तो ऐसे कोई एक क्षेत्र से जो है जो मुख्य अतिथि यहाँ पर नहीं आते, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो ऐसे में उनका अनुभव क्या है, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया और वो कार्य जो है समाज को कितना लाभदायक रहा है, ये जो है सुनने का प्रयास यहाँ पर होता है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से हर साल जो है संघ चयन करता है मुख्य अतिथि के तौर पर और उनको इस कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा
बचपन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा देख रहे हैं आप। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि जॉर्डन के महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हमने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता साझा की। सुरक्षा एवं मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका बढ़ाने के लिए नए आयाम तलाशने के बारे में बातचीत हुई। साथ ही अल्पविकसित और विकासशील देशों में भोजन, स्वास्थ्य, जल शोधन और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने जैसे क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन का विस्तार करने के बारे में भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ गांधीनगर में खेल परिसर का भी शिलान्यास किया जाएगा। शहरी खेल परियोजना के तहत इसका शिलान्यास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मानसा में बहुचर माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ साथ अहमदाबाद में नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। सानंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद सहित कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति युग से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी रणनीति विषय पर एक सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। पीयूष गोयल विश्व के कारोबारी प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। भारतीय रेल त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली से पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर सहरसा, पुरी पटना, ओखा नाहरलागुन, सियालदह, न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी से मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं। साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। और बात करें प्रदूषण की तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शहर में बढ़ते प्रदूषण ने सांस के रोगियों की तकलीफ को बढ़ा दिया है।
अस्पतालों में अस्थमा, COPD के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और ऐसे में डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने पर GREP स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। और देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरे पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ आज शस्त्र पूजा करेंगे। तो आज पूरे देश में दशहरे का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाएगा, हर्षोल्लास के साथ। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक में आज के दिन को हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो वहीं रक्षा मंत्री आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे और वहां पर सैनिकों के साथ शस्त्र पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन की ये तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। तो आज शाम को रावण दहन का कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया जाएगा, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसके लिए ढालपुर का मैदान भी सज चुकने लगा है और इस उत्सव के लिए भगवान रघुनाथ की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। माता हिडिंबा के आगमन से ही कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है और ऐसी मान्यता है कि माता हिडिंबा के बिना दशहरा उत्सव का आयोजन सफल नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे पर DD न्यूज हिमाचल की ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने भी दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। ढालपुर मैदान में सफेद रंग के कैनोपी टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दशहरा उत्सव में पधारने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल 300 से अधिक देवी देवता का आगमन होता है। इस दौरान यहाँ की विविधता को देखकर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अलग एहसास होता है। कुल्लू दशहरे में 300 से अधिक देवी देवताओं के आगमन का नजारा बड़ा ही दिव्य होता है। देवी दर्शन के साथ ही दशहरा उत्सव का आगाज होता है। जब हिडिंबा आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी लेकिन ऊपर से जामशिला तक आएगी और जो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का रथ लंका दहन के दिन भी सबसे आगे चलता है। जब माता हिडिंबा मनाली से जब कुल्लू यहाँ पहुँचती है, सुल्तानपुर में पहुंचती है, उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं वो यहाँ से शुभ यात्रा के लिए शुरू होते हैं, ढालपुर पहुंचते हैं। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 देवी देवता बीते कई वर्षों के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। सभी देवी देवता अपने आप में बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किंतु जो प्रमुख तो देखिए अब देवी हिडिंबा है, जिसका एक वैसे तो रामायण से कोई ज्यादा नहीं है ताल्लुकात, किंतु वो दुर्गा रूप में पूजी जाती है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लू वासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। मेले में इस साल विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के साथ साथ 19 देशों के कलाकार सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरे के आखिरी दिन 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा, जो कि काफी रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज हिमाचल।
और दिल्ली में इन दिनों वैसे तो हर जगह पर अलग अलग रामलीला देखने को मिल ही जाती है, लेकिन अशोक विहार में आयोजित होने वाली आदर्श रामलीला का मंचन देखने लायक होता है। इस रामलीला में किरदार निभाने अमेरिका से खास तौर पर कलाकार आते हैं। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में वैसे तो इन दिनों कई रामलीलाएं होती है, लेकिन दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित लीला की कुछ बात ही और है। दिल्ली की अन्य लीलाओं में दिल्ली या मुंबई से बॉलीवुड कलाकार अभिनय करते हैं, लेकिन इस रामलीला में अमेरिका से अभिनय के लिए खास तौर से कलाकार बुलाए जाते हैं, जो इसे औरों से अलग बनाते हैं। मैं यूएसए से सियाटल में मेरे बच्चे रहते, वहीं रहता हूँ। पहले मैं दिल्ली में ही रहता था और अब 6 साल से लगातार ये हो रहा है कि रामलीला के दिनों में 2 महीने छुट्टी लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ। मुझे रावण का किरदार करने में एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि रावण की लोगों ने बुराइयाँ बहुत देखी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी थी। अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार भी भारतीय रेलवे में मुंबई काम करते हैं, लेकिन श्री राम का किरदार उन्हें इतना भा गया कि 1 माह की छुट्टियां लेकर यहाँ लीला मंचन कर रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम का कैरेक्टर 7 साल से कर रहा हूँ। ये मेरा 7वां वर्ष है। जब मैं पहले साल इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। धीरे धीरे फिर मेरे अंदर उनके लिए जो समर्पण भाव आया, उसके बाद मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत उससे मदद मिली। आज की रामलीला में मंचन में कुछ खास ही नज़ारा यहाँ देखने को मिला, जिसमें अंगद रावण संवाद हुआ व लक्ष्मण मूर्छा की लीला जैसे कई अलौकिक दृश्य दिखाए गए, जिसे देखने के लिए कई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ आए। प्रभु राम जो है घर घर पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कोई एक कारण है, तो भगवान वाल्मीकि रचित ये रामायण है, तुलसीदास रचित ये रामचरितमानस है। ये जो जितनी भी रामलीलाएं होती हैं, ये जो आदर्श रामलीला है, इनके आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद है कि प्रभु राम को घर घर पहुंचाते हैं। आयोजकों के अनुसार रामलीला मंचन को सफल बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य मिलकर मनोभाव से काम करते हैं। 7 साल की तपस्या है, बाबूजी ने शुरू किया और एक टीम थी तब भी, आज भी टीम है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरी युवाओं की टीम है। सनातन संस्कृति का जैसा झंडा पूरी दुनिया में फहरा है, ये निश्चित है कि यहाँ पर भी उसका एक प्रभाव है। और हम जो रामलीला करते हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर करते हैं, और हमारी स्क्रिप्ट भी लगभग अपनी लिखी हुई है। हमारे यहाँ अनेक सरकारी अधिकारी और व्यापारी वर्ग से अपने कंपनियों के जो निदेशक हैं, वो यहाँ अभिनय करते हैं और 1 महीना पूरा रिहर्सल करते हैं, उसके बाद करते हैं। हमारी रामलीला की पहचान ही अभिनय है। जब आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो वो तनाव आपका तुरंत दूर हो जाता है। आदर्श रामलीला कमेटी में स्वयं के बनाए हुए डायलॉग बोले जाते हैं। खास तौर से डिजाइन किए हुए कपड़े व अन्य सामग्री भी ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। यही वजह कि बीते 50 साल से भी अधिक समय से आयोजित हो रही इस आदर्श रामलीला की लोकप्रियता हर बार न केवल बढ़ती जाती है, बल्कि लीला मंचन को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। अभी हम मौजूद है दिल्ली स्थित अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी में। बीते 50 साल से भी अधिक के समय से इस रामलीला का न केवल सफल मंचन हो रहा है, बल्कि रामायण की सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त सदियों पुरानी विरासत को संजोए रखने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सामने लाने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेश दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले कृतिका एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिल्कुल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल हमास संघर्ष पर आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट होने का किया आह्वान। कहा, इससे निर्दोष लोग नहीं होने चाहिए प्रभावित। इजरायल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इजरायल दौरे पर शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। बाइडेन ने कहा, इजरायल और फिलिस्तीन को समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने का है हक।
गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का भी करेंगे लोकार्पण। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। और देश भर में आज मनाया जा रहा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे का पावन त्योहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और आज सुबह के अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी जया इस वक्त मौजूद है। जया, आज क्या कुछ है अखबारों की सुर्खियों में? सुप्रभात कृतिका और शैला। अगर राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर अगर हम नजर डालें तो तमाम खबरों को आज प्रमुखता दी गई है। सबसे पहली खबर यहाँ पर हिंदुस्तान से हम ले रहे हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का इस वक्त जो स्तर बना हुआ है उस पर यहाँ पर खास रिपोर्ट है कि कैसे राजधानी दिल्ली में जो अगले 6 दिन है वो हवा उसकी खराब रहने की संभावना, यानी कि दिल्ली वासियों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। सोमवार की अगर बात करें, सोमवार मंगलवार जो सुबह हुई तो एकदम धुएं की कोहरे की चादर के साथ हुई, यानी कि स्मॉग जिसे हम कहते हैं, उससे राजधानी दिल्ली वासियों का सामना हुआ। ऐसे में यहाँ पर जो अफसर हैं, जो दिल्ली सरकार है, वो इस वक्त एक्शन मोड में आ गई है। कैसे राजधानी को घुटन से बचाने की जो मुहिम है वो तेज हो गई है। हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए विशेष टीमें यहाँ पर तैनात होंगी। जो ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जहाँ पे प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा है, यानी कि शादीपुर इलाका जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है। बवाना, मुंडका, जहांगीरपुरी, द्वारका के सेक्टर 8 ऐसे इलाके हैं जिसपे सबसे ज़्यादा जो AQI का स्तर था वो बहुत ही ख़राब रहा है। ऐसे में किस तरह से यहाँ पर जो NCR में जो वायु गुणवत्ता का हाल है उसे बेहतर करने की कोशिश होगी, इसके लिए यहाँ पर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। निर्माण स्थलों पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो ज़्यादा ना हो। मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, मेट्रो हैं, उनकी जो सर्विस है या उनकी फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वो अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें और सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो जाम लगते हैं, जो ज़्यादा एरिया में जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसके ध्यान के लिए वहाँ पर भी एक विशेष टीमें लगाई गई हैं। किस तरह से जो निगम का दल है वो भी मुस्तैद होता नजर आएगा और कैसे इस बार एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रदूषण का जो रावण है उसका आपको यहाँ पर वध करना है। ऐसे में बहुत तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। जो नामुमकिन चीज़ें लगातार जागरूकता बढ़ाने की बात कहती जा रही है कि स्मॉग गन का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। लेकिन अगर आप भी दिल्ली वासी भी थोड़े संवेदनशील ज़्यादा हो, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, पेड़ पौधों के आसपास रहें, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्लास्टिक कम रखें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कोशिश कर सकते हैं प्रदूषण से यहाँ पर निपटने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अस्पताल तक में लोगों को भर्ती होना पड़ रहा है प्रदूषण के चलते। सांस की कमी यहाँ पर दिल्ली वासियों इस वक्त भुगतते नजर आ रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट आई है जो कि ज़्यादा चिंता खड़ा करती है। अगली खबर यहाँ पर जनसत्ता से हमने ली है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक खबर है। ईडी ने वहां पर 175 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का यहां पर खुलासा किया है। इसका भांडाफोड़ हुआ है कैसे जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेता, जो वहां के स्थानीय अफसर हैं, उनकी मिली भगत से ये चावल घोटाला अंजाम दिया जा रहा था। ऑनलाइन इसको किया जाता था और उसका यहां पर ईडी ने भांडाफोड़ किया है। यहां पर एक पुलिस अधिकारी समेत कुछ कई अधिकारियों की यहां पर गिरफ्तारी भी हुई है। और धान से जो चावल निकालने की प्रक्रिया है, जो प्रोत्साहन राशि है, उससे जुड़े नवीनतम घोटाले में
इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार है, कैसे उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला अंजाम दिया जाता रहा, इस पर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर सरकार का क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल यहाँ पर ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई है। अगली खबर हमने राष्ट्रीय जागरण से ली है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की यहाँ पर नीलामी से जुड़ी खबर है। प्रधानमंत्री को देश विदेश से बेहद खूबसूरत दुर्लभ उपहार मिलते हैं और शुरू से ही प्रक्रिया प्रधानमंत्री ने इसकी कवायद शुरू की, कैसे उन उपहारों की नीलामी की जाती है और फिर उससे मिली राशि को यहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है। तो उनको मिले उपहारों की नीलामी पिछली बार हुई थी और उसमें बड़ी संख्या में खरीदारों ने हिस्सा लिया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही आलम है। नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 31 अक्टूबर तक ये नीलामी होगी और जो इस रिपोर्ट में कैसे जो तमाम उपहार हैं उनसे जुड़ी है कि कैसे दुर्लभ चीज़ें इस नीलामी में शामिल की गई हैं। सबसे महंगी जो है वो बनारस घाट की एक पेंटिंग है जिसकी कीमत, जो मूल कीमत थी वो करीब 64 लाख रखी गई, लेकिन नीलामी के दौरान इसकी जो बोली लगाई गई वो 74 लाख के पार चली गई। साथ ही साथ तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चंदन की लकड़ी से बनी वीणा इसमें शामिल है, गोंड पेंटिंग है, चंबा की रुमाल है, जो कि देखने में बहुत ही सामान्य लगते हैं लेकिन वो बेहद दुर्लभ चीज़ें हैं और यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की इस नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है और 5वां चक्र है ये नीलामी का और इस बार भी बहुत सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सहारा पर नजर डालते हैं कैसे एशियाई पैरा खेलों में शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारत का 6 स्वर्ण सहित 17 पदक से आगाज हुआ है। शानदार अब यहाँ पर प्रदर्शन है भारतीय खिलाड़ियों का। प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर उनको बधाई दी है और अपनी लकीर ने जिस तरह से निशानेबाजी में रचा इतिहास, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए किस तरह से हमारे पैरा एथलीट्स शानदार यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। चलते चलते यहाँ पर आखिरी में नजर डालेंगे कि कैसे दहन से पहले 110 फुट के रावण संग सेल्फी। जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है, दशहरा का त्योहार है, देश भर में आज रावण दहन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से जगह जगह रावण लगाए गए हैं उन पर एक खास रिपोर्ट है कि कैसे 110 फुट का द्वारका सेक्टर 11 में यहाँ पर रामलीला में रावण लगाया गया है। द्वारका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और वहां पर रावण दहन के इस पूरे त्योहार में हिस्सा लेंगे। कहीं कहीं पर पूरे इलेक्ट्रिक रावण दहन किया जा रहा है, यानी कि पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा। छोटे छोटे रावण हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है और इस ऐसा पर्व है जहां पर बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व है और सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होते नजर आएंगे। वापस चलते हैं स्टूडियो। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जया, इतने कम समय में देश और दुनिया की तमाम ताज़ा अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए हम देश के तमाम अखबारों से जो सुर्खियां हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत, आप देख रहे हैं नया सवेरा। चलिए देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को हैम्पशायर राज्य में प्राइमरी के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन दाखिल किया। इस दौरान ट्रंप के सैकड़ों समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। ब्राजील में पुलिस कार्रवाई में हुई आपराधिक सरगना की मौत के बाद उसके गिरोह से जुड़े अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने रियो डी जेनेरियो में 35 से ज्यादा बसों को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भैरव में एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। अमेरिकी वाणिज्यिक उड़ान में कॉकपिट जंप सीट पर बैठे हॉरिजन एयर के ऑफ ड्यूटी पायलट ने विमान के इंजन को बंद करने की कोशिश की। विमान को पोर्टलैंड ओरेगन की ओर डाइवर्ट कर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।
और अब बात कारोबार की फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्रालय ने ताजा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मजबूत घरेलू बुनियाद और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीदों के चलते ऐसा होगा। एयर इंडिया ने बेंगलुरु और सिंगापुर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। एयरलाइन ने जानकारी देते हुए कहा कि ये उड़ान सेवा 22 अक्टूबर से शुरू हुई है। सौंदर्य प्रसाधन एवं देखभाल कारोबार से जुड़ी लॉरियल इंडिया की बिक्री बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है, जो पिछले 5 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। एलन मस्क ने मेटा के बाद विकिपीडिया को निशाने पर लिया। मस्क ने कहा, अगर कंपनी अपना नाम बदलती है तो वो उसे $1 अरब देने को तैयार है। और अब खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी तो बांग्लादेश हार की हैट्रिक के बाद वापसी करना चाहेगी। आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर यह पहली जीत है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज दिन की शुरुआत पैरा कैनोइंग में स्वर्ण और कांस्य पदक से हुई। भारत की प्राची यादव ने महिलाओं के कैनोई के L2 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशियन पैरा खेलों में प्राची का ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की VL2 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया था। वहीं एशियाई पैरा खेलों में ही भारत के मनीष गौरव ने पैरा कैनोई में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। मनीष ने मेंस के L3 फाइनल इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। एशियन पैरा गेम्स के पहले दिन पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम रहे। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई तो वहीं मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता। शैलेश ने जहां 1.2 मीटर की छलांग के साथ गेम्स में रिकॉर्ड बनाया तो वहीं थंगावेलु ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारत के पैरा एथलीटों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के प्रणव सुरमा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं धर्मवीर ने रजत पदक हासिल किया जबकि अमित कुमार ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत को पहला पदक दिलाया। रुद्रांश खंडेलवाल ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने पदक जीतने का सिलसिला एशियन पैरा गेम्स में भी बरकरार रखा। अवनी ने R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 249.6 अंक के साथ अवनी ने नया एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड बनाया। टॉटनहम हॉटस्पर्स ने प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में फुलहैम को 2-0 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली। और चलिए अब खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। दिल्ली की लव कुश रामलीला में अपूर्वा फिल्म का फर्स्ट लुक जारी हुआ। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 15 नवंबर को रिलीज होगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना सभागार में वायुसेना के अधिकारियों के साथ तेजस फिल्म देखी। कंगना रनौत की ये फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड के जाने माने गायक अरमान मलिक ने अपने दूसरे एल्बम ओनली जस्ट बेगुन की घोषणा की है। इस सीरीज का उनका पहला एल्बम अरमान के 9 साल बाद आ रहा है। बाहुबली फेम प्रभास 44वां जन्मदिन के मौके पर 22 दिसंबर को आने वाली उनकी फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर का मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर रिलीज किया है। और अब बात आज के योग सूत्र की। और चलिए अब वक्त है योग सूत्र का। जानते हैं कि आखिर क्या है खास योग क्रिया में आज। नमस्ते, मैं अंकिता सूद। अगर दिन की शुरुआत ही हमने सही ढंग से और योगिक तरीके से कर ली तो पूरा दिन तरोताजगी से भरा हुआ होगा। जब भी हम सोकर उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ मसल्स स्पैज़म में है, कुछ टाइटनेस है, कहीं ना कहीं हमें कहीं दर्द होती है और कुछ आलस भी भरा हुआ होता है। तो हमारे दिन की शुरुआत हम अपने बेड के ऊपर ही करने वाले हैं। फर्स्ट टेक्निक है, अपने ही बेड पे कर सकते हैं यस्तिक आसन। पूरी तरह से आपने अपने शरीर को ऑपोजिट स्ट्रेच देना है विद ब्रेथ अवेयरनेस और फिर वापस धीरे से आ जाएंगे। टेक्निक नंबर 2 पवन मुक्त आसन, जिसमें हमने धीरे से पैर को इस तरह से स्ट्रेच करना है और दबाना है पेट को, जिससे पेट सुबह सुबह नरम होता है। और फिर वापस रिपीट करेंगे दूसरे लेग के साथ। ऐसा हम 5 से 10 बार कर सकते हैं और फिर दोनों लेग्स को भी साथ में कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानेंगे गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आप दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, ये निश्चित करेगा कि आपका दिन का अंत भी कैसे हो। जो दिखाए गए आसन है उसके साथ आप 1 गिलास गर्म नींबू पानी जरूर पीजिए। अब शांति से थोड़े समय 10-15 मिनट आंख बंद करके सुखासन में बैठिए। सवेरे सवेरे ये शांत मन को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही निश्चित करेगा कि दिन भर में भी आप अपना मन शांत रह के अपने कर्म करें। तो कोशिश यही करनी है कि मन को सही स्थिति में रखना और आनंद से जीना। नमस्कार। और योग सूत्र के बाद अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की।
और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं उत्तराखंड के गंगोली हाट में स्थित देवी महाकाली को समर्पित हाट कालिका मंदिर की सुंदर झलकियों के साथ। बिल्कुल, और इस मंदिर में सदियों से एक निरंतर पवित्र अग्नि जल रही है। कहा जाता है कि देवी काली की शक्ति है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, आनंद लीजिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के